द ट्रू यंग मास्टर। मैं सीधे बोलता हूं, मैं अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में वापस जाने से ब्लंटली मना करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस ओरिजिनल नॉवल इनसाइड आउट का पूरा प्लॉट पता है। इस स्टोरी में ट्रू यंग मास्टर चाहे जितनी भी स्ट्रगल कर ले, एंड में उसका ट्रैजिक डाउनफॉल फिक्स है। आखिर में वो फेक यंग मास्टर से हार ही जाता है, और वो जो सो कॉल्ड बायोलॉजिकल फैमिली है ना, सब के सब उस फेक यंग मास्टर के प्रोटोगोनिस्ट हेलो में पूरी तरह ब्रेन वॉशड हैं। कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसी मैनिपुलेटिव टू फेस ड्रामा किंग का साइड लेंगे। मैं तो बस कैजुअली एक दिन इस नॉवल का समरी वीडियो देख रहा था और कमेंट्स में मजे में टाइप कर दिया, अगर मैं होता तो उस फेक बंदे की लाइफ पूरी तरह रैक कर देता। और फिर क्या, अचानक मेरी विजन ब्लैक हो गई और बूम, मैं सीधा इस स्टोरी के अंदर ट्रांसमिग्रेट हो गया। लेकिन अब मेरे पास 2 जिंदगी की मेमोरीज हैं, तो ऑब्वियसली मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। फिर मैं क्यों बेवजह सफर करने जाऊं? तो पिछले करीब 1 साल से मैं बस चिल कर रहा हूं अपने अडॉप्टिव ओल्ड मैन आर्थर के फिश स्टॉल पर, फुल आराम मोड में स्लैकर लाइफ जी रहा हूं। हाँ, साइड में अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज यूज करके थोड़ा पैसा भी बना लिया है। एक दिन मैं आराम से बैठा मूवी का क्लाइमैक्स देख रहा था, तभी एक शार्पली ड्रेस्ड ओल्ड मैन अंदर आया। ग्रीटिंग्स यंग मास्टर कार्टर, मैं लुइस फैमिली का बटलर विलियम हूँ। मास्टर ने मुझे आपको घर ले जाने भेजा है। मैं रिप्लाई देता, उससे पहले ही मेरे दिमाग में एक फेमिलियर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस गूंजा, डिंग, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ट्रिगरिंग द रिटर्न टू द फैमिली स्टोरी लाइन। ट्रू एंड फेक यंग मास्टर फेट सिस्टम एक्टिवेटेड। मैंने तुरंत सोचा, व्हाट द हेक सिस्टम? मैं यहाँ अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ और तू बीच में पार्टी क्रैश करने आ गया। मैंने बटलर विलियम को लिटरली इग्नोर कर दिया और सिर्फ इस सिस्टम के नाम को घूरता रहा। सिर दर्द होने लगा। ओए कॉन्फ्यूशियस सिस्टम, मैंने मन में चिल्लाया। तुझे आइडिया है मैं कितनी आराम की लाइफ जी रहा हूं अभी? तभी बटलर विलियम ने फिर से बात दोहराई। मैंने बोला, ठीक है, समझ गया, लेकिन तुम जाकर उस फैमिली को बोल दो कि मैं बिल्कुल नहीं। उससे पहले कि मैं सेंटेंस पूरा करता, मेरा गला जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने पकड़ लिया। मैं बोल ही नहीं पाया। सिस्टम की आवाज आई, प्लीज कोऑपरेट विद द स्टोरी लाइन होस्ट, अदरवाइज दिस वर्ल्ड विल रीसेट एंड यू विल सीज टू एग्जिस्ट। ओह भाई, ये तो गड़बड़ है। मैंने डीप ब्रेथ ली, फोर्सड स्माइल के साथ बटलर विलियम की तरफ देखा। ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। 1 घंटे बाद कार एक शानदार मैन एस्टेट के सामने रुकी। बटलर विलियम ने डोर खोला। यंग मास्टर, हम पहुंच गए। मास्टर और मैडम अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिस्टम के साथ चल रही मेंटल बॉक्सिंग मैच को पॉज किया, थॉट्स को कंट्रोल किया और उसके पीछे अंदर चला गया। अभी मेरा मेन गोल बस ये था कि इस बेवकूफ प्लॉट को जल्दी स्पीड रन करूं और वापस आर्थर के पास काउच पोटैटो बन जाऊं। उधर लुइस फैमिली के डाइनिंग टेबल पर एवलिन बोल रही थी, इट्स ओके जूलियन, चाहे तुम्हारा भाई वापस आए, तुम हमेशा हमारे अपने बेटे रहोगे। थर्ड सिस्टर क्लोई भी बोली, जूलियन टेंशन मत लो, तुम हमेशा मॉम डैड के चाइल्ड रहोगे। फिर वो पेरेंट्स से पूछती है, लेकिन मॉम डैड, क्या उसे वापस लाना सही है? वो इतने टाइम से बाहर रह रहा है, शायद वो टोटली। तभी एंट्री मारता है फेक यंग मास्टर जूलियन अपने ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस के साथ। थर्ड सिस्टर, ये उसकी गलती नहीं है। मेरी सबसे बड़ी विश बस ये है कि हम अच्छे से साथ रहें। क्लोई इंस्टेंटली मेल्ट हो गई। जूलियन तुम कितने स्वीट हो। तभी क्लियर फुटस्टेप्स की आवाज आई और सबका अटेंशन मेरी तरफ गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर गई और एग्जैक्टली जैसा सोचा था वैसा ही, मेरे लिए एक भी चेयर नहीं। क्लासिक स्क्रिप्ट, ट्रू यंग मास्टर वापस आता है और उसके लिए बैठने की जगह तक नहीं। लेकिन मैं वो नहीं जो चुपचाप इंसल्ट सह ले। मैंने जूलियन की सारी ग्रीन टी एक्टिंग सुन ली थी। ड्रामा किंग को हराने के लिए उससे ज्यादा ड्रामा करना पड़ता है। मैं टेबल के पास गया, सबको घूरा और बोला, तो आप लोग मेरी लविंग बायोलॉजिकल फैमिली हो? काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। पहले दिन ही मेरे लिए एक पैथेटिक चेयर तक नहीं छोड़ी। एक तरफ जूलियन पर प्यार बरसा रहे हो और दूसरी तरफ मुझे जज कर रहे हो, जिसे तुमने आज तक प्रॉपर्ली देखा भी नहीं। क्या यूनाइटेड फैमिली है? मेरे सार्काज्म से सबके चेहरे ऑकवर्ड हो गए, कोई कुछ बोल नहीं पाया। तभी फेक यंग मास्टर जूलियन तुरंत बोला, आई एम सॉरी ब्रदर, यूजुअली हम कुछ ही लोग खाते हैं, इसलिए चेयर ऐड करना भूल गए। वाह, क्या लाइन थी। ऊपर से इनोसेंट, अंदर से शार्प अटैक। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा था कि मैं अचानक आ टपका। उसके वर्ड सुनकर रिचर्ड और एवलिन के दिल का गिल्ट थोड़ा कम हो गया और अंदर ही अंदर सोचने लगे, ये लड़का मैनर्स नहीं जानता। मैंने चिन पर हाथ रखकर जूलियन को देखा, जो अभी भी इनोसेंट विक्टिम बन रहा था, और बोला, मुझे याद है इस फैमिली में और भी सिस्टर्स हैं, है ना? ये लोग फैमिली के साथ प्रॉपर्ली वाइब क्यों नहीं करते? क्या ये लोग यूजुअली डिनर के लिए घर भी नहीं आते? लेकिन ऑनेस्टली, एक टू फेस्ड स्नेक को हैंडल करने के लिए तुम्हें खुद ज्यादा टू फेस्ड बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उससे ज्यादा शार्प होना पड़ेगा। अच्छा बनकर खेलना है। ठीक है, देखते हैं ये मास्क कितनी देर तक टिकता है। जिस दिन मैं ये मास्क फाड़ दूंगा ना,
उस दिन असली फेस सबके सामने होगा। जैसे ही मैंने जूलियन पर इनडायरेक्ट अटैक किया, क्लोई तुरंत भड़क गई। ऑफ कोर्स वो लोग घर आते हैं, हमारी फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कैजुअली शोल्डर्स उचका दिए। मैं तो बस क्यूरियस था, क्योंकि जूलियन की लॉजिक से अगर वो लोग आते हैं तो शायद उन्हें भी खड़े होकर ही खाना पड़ता होगा। तभी सिस्टम को सहन नहीं हुआ। होस्ट, बेवजह ड्रामा मत करो, तुम सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हो। अगर लुइस फैमिली से निकाल दिए गए तो लाइफ भर ब्लीड रहोगे, फिर मेरा परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलेगा? मैंने आराम से माइंड में रिप्लाई दिया, मेरी डेस्टिनी मेरी खुद की है, हेवन की नहीं। तुमने बोला स्टोरी आगे बढ़ाओ, लेकिन प्रोसेस कैसे होगा ये तो नहीं बताया। तुम्हारे रूल्स चाहे जितने भी हों, मेरे एटीट्यूड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिस्टम लिटरली चुप हो गया। ये तो सही बोल रहा है, मैं आर्ग्यू ही नहीं कर सकता। उधर एवलिन क्लियरली खुश नहीं थी, लेकिन उसने साइलेंस तोड़ा। बटलर विलियम, यंग मास्टर के लिए एक और चेयर लाओ। यस मैडम। बटलर विलियम के आईज में हल्की एक्साइटमेंट दिखी। उसे लग रहा था अब इस घर में फुल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। चेयर आने के बाद मैंने ऑफिशियली पहला हर्डल क्लियर कर लिया। अब कम से कम खड़े होकर खाना नहीं खाना पड़ेगा। मैंने सामने रखा स्टेक और सैलेड आराम से फिनिश किया, फिर मेड की तरफ देखा। हेलो, कुछ और है खाने के लिए? मेरा क्रीम सूप अनटच्ड देखकर एवलिन ने आईब्राव रेज की। तुमने सूप फिनिश नहीं किया? फूड वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। मैंने पोलाइटली स्माइल किया और पास्ट लाइफ वाला सैवेज मोड ऑन किया। सॉरी, मेरा एपिटाइट थोड़ा बड़ा है। हमारी फैमिली इतनी भी ब्रोक नहीं है कि मुझे पेट भरने से रोके, राइट? बस फिर क्या? जूलियन ने मौका पकड़ लिया। मॉम प्लीज, उसे ब्लेम मत करो, वो इतने साल बाहर रहा है, ऑब्वियसली उसे नई चीजें ट्राई करने का मन करेगा। एवलिन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। उसने मुझसे नजर हटा ली और मेड को सिग्नल कर दिया। क्लियरली उसकी इंप्रेशन मेरे लिए और गिर गई। मैंने जूलियन की तरफ देखा, ग्रीन टी किंगडम का रियल किंग। मुझे जेन्युइनली लगा इस फैमिली के स्क्रूज लूज हैं, इतनी बेसिक मैनिपुलेशन भी नहीं समझ पा रहे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे पेटी फाइट्स का मूड नहीं था। मेरा मेन फोकस था पेट भरना। आधे घंटे बाद जब मैंने लास्ट क्रैब पीस भी खत्म कर दिया, तब एवलिन ने जूलियन से कहा, जूलियन, अपने भाई को ऊपर उसके रूम तक ले जाओ। कार्टर, अभी इंप्रेशन अच्छा नहीं है, लेकिन तुम हमारे ही बेटे हो। मैं चाहती हूं तुम दोनों थोड़ा बॉन्ड करो। मैंने मन में सोचा, चल देखते हैं ये बंदा मुझे फंसाने वाला है या खुद स्टेयर से गिरने का ड्रामा करेगा। लेकिन बाहर से मैं एकदम काल्म स्माइल के साथ बोला, लीड द वे लिटिल ब्रदर। मेरा टोन ऐसा था जैसे सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा हूं। जूलियन ने तुरंत विक्टिम फेस बना लिया और एवलिन की तरफ देखा, जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। एवलिन ने डांटा, कार्टर, तुम बड़े भाई हो, ऐसे बात करते हैं छोटे भाई से। मैंने मन में बोला, आर यू सीरियस? मैं जैसे चाहूं वैसे बोलूं, लेकिन मैं जानता था अगर अभी आर्ग्यू किया तो वही होगा, मुझे और डांट पड़ेगी और जूलियन सिंपैथी पॉइंट्स ले जाएगा। तो मैंने गेम उल्टा खेला। मैंने ड्रामेटिकली झुककर कहा, यस, मेरी गलती है। यंग मास्टर जूलियन, प्लीज लीड द वे। ये ओल्ड सर्वेंट अपना रूम नहीं जानता। जैसे ही मैंने खुद को ओल्ड सर्वेंट कहा, लुइस पेरेंट्स ऑकवर्ड हो गए। खून से उनका बेटा खुद को सर्वेंट बोल रहा था, उनको गिल्ट हिट करने लगा। तभी रिचर्ड ने फाइनली बोला, बस करो जूलियन, अपने भाई को रूम दिखाओ। कार्टर, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है। उसकी टोन में थोड़ा सॉफ्टनेस था, लेकिन क्लियरली फाइनल डिसीजन वही था। जूलियन समझ गया, अब विक्टिम कार्ड काम नहीं करेगा, तो वो ओबीडियंट बनकर मुझे ऊपर ले गया। लेकिन सीधा रूम दिखाने की जगह वो पूरे सेकंड फ्लोर का टूर देने लगा। गेमिंग रूम, प्राइवेट स्टडी, हर जगह फ्लेक्स कर रहा था, जैसे बोल रहा हो, असल मालिक मैं हूं। जब वो अपना बेडरूम दिखाने वाला था, मैंने सीधा डोर बंद कर दिया। बैम। बस, मेरा रूम कहाँ है? मेरे पास तेरे साथ टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं है। ऐसे लोगों को हराने का सबसे बेस्ट तरीका है उन्हें पब्लिक एम्बैरेसमेंट फील कराना। उसकी हरकतें मेरे लिए वैसी ही थीं जैसे कोई स्ट्रे डॉग सड़क पर टेरिटरी मार्क कर रहा हो। तुम्हें यहां वापस आने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो स्लम्स में सड़ जाना चाहिए था। जैसे ही मैंने उसका मास्क एक्टिवली टेयर करना शुरू किया, जूलियन ने भी एक्ट छोड़ दिया और उसके फेस पर सीधा घिन भरा एक्सप्रेशन आ गया। इस फैमिली का असली यंग मास्टर सिर्फ मैं हूं, मैंने ब्लैंक फेस के साथ बोला। तू इडियट है क्या? मैंने बस अपना रूम पूछा है। वो अभी भौंकने ही वाला था कि तभी स्टेयर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। उसके चेहरे पर स्मर्क आ गया। चल देखते हैं इस घर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने अपना राइट हैंड उठाया और खुद को जोरदार थप्पड़ मारा, फिर सीधे फ्लोर पर गिर गया। मैं लिटरली शॉक्ड रह गया। वाह, ये बंदा खुद पर भी मर्सी नहीं करता। उसके फेस पर रेड हैंडप्रिंट देखकर मैंने आर्म्स क्रॉस कर लिए और फुल शो एंजॉय करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में एक फिगर दौड़ता हुआ ऊपर आया। जूलियन, क्या हुआ? एक्ट्रेस एंट्री परफेक्ट टाइमिंग पर थी। जूलियन फ्लोर पर पड़े पड़े परफॉर्मेंस चालू। सेकंड सिस्टर, मैं ठीक हूं। मुझे पता है भाई मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने उसकी लाइफ ले ली। अगर मुझे मारने से उसे अच्छा लगता है तो वो मार सकता है। सब मेरी गलती है। प्लीज भाई,
फैमिली पर अपना गुस्सा मत निकालो। मैंने मन में सोचा, हे भगवान, अगर ये हॉलीवुड नहीं गया तो फिल्म इंडस्ट्री का लॉस है। मैं उसकी एक्टिंग एडमायर कर ही रहा था कि सारा खड़ी हुई और मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मैनर्स नहीं सिखाए तुम्हारे पेरेंट्स ने? मॉम डैड को तुम्हें वापस लाना ही नहीं चाहिए था? ये बोलकर वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। अरे अरे, मारना गलत बात है, पता है ना? मैंने तुरंत उसका रिस्ट पकड़ लिया। मेरे फेस की प्लेफुल स्माइल गायब हो गई। तुम्हें इतना श्योर कैसे है कि मैंने ही मारा है? अगर गेम खेलना है तो मैं भी खेलता हूं। मेरी पकड़ में फंसी सैरा गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, यहां सिर्फ तुम और जूलियन थे, और कौन करेगा? नीचे का पूरा फैमिली कमोशन सुनकर ऊपर आ गया। सबकी नजर जूलियन पर गई। जूलियन, जूलियन! मौका देखकर जूलियन ने एक्टिंग लेवल और बढ़ा दिया। डैड, मॉम, थर्ड सिस्टर, कार्टर, तुमने मुझे क्यों मारा? उसके फेस पर स्लैप मार्क देखकर एवलिन के दिल का आखिरी गिल्ट भी खत्म हो गया और उसकी जगह प्योर डिसअपॉइंटमेंट आ गया। मैंने कामली बोला, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत जाओ, और सैरा का हाथ छोड़ दिया। फिर क्लोई की तरफ देखा जो गुस्से में दांत पीस रही थी। थर्ड सिस्टर, तुम प्रोफेशनल एक्ट्रेस हो ना? वो ताना मारते हुए बोली। मुझे थर्ड सिस्टर मत बुलाओ। वायलेंट हग? तो क्या हुआ अगर मैं एक्ट्रेस हूं? इसका क्या लेना देना है? तुमने जूलियन को मारा। मैंने उसके मर्डर सर ग्लेयर को इग्नोर करते हुए धीरे से बोला, अगर तुम एक्ट्रेस हो तो तुम्हें यह तो पता होगा कि जब कोई खुद को स्लैप करता है तो थंब ईयर की तरफ होता है, और जब कोई दूसरा मारता है तो थंब बाहर की तरफ। ये सुनते ही सबकी नजर ऑटोमेटिकली जूलियन के फेस पर झूम हो गई। कहते हैं ना, आउटसाइडर्स क्लियर देखते हैं, इनसाइडर्स ब्लाइंड होते हैं। मेरी बात के बाद सबकी नजर में डाउट आ गया। शायद पहली बार वो लोग उसे सच में देख रहे थे। लेकिन सैरा अभी भी उसके पास घुटनों के बल बैठी हुई वरीड थी। मैंने सोचा, ओहो, इसको इतना नॉलेज कैसे पता? जूलियन क्लियरली पैनिक हो गया और चिल्लाया, भाई, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, लेकिन मुझे फ्रेम क्यों कर रहे हो? उसकी ग्रीन टी टीयर्स इंस्टेंट निकल आईं। मानना पड़ेगा, मूव इफेक्टिव था। क्लोई को छोड़कर बाकी सबके आईज में गिल्ट दिखने लगा। मैंने बीच में इंटरप्ट किया, बस बस, ये मैजिक शो बंद करो, टाइम वेस्ट नहीं करना था। मैं आगे बढ़ा और क्लोई का हाथ पकड़ लिया। मुझे सिक्योरिटी रूम ले चलो। नॉवेल की लॉजिक के हिसाब से जब एमसी कैमरास चेक करने जाता है, फेक यंग मास्टर के लोग पहले ही फुटेज टैंपर कर देते हैं, इसलिए मुझे फास्ट एक्ट करना था। क्लोई ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। थंब वाली बात के बाद उसके माइंड में डाउट आ चुका था। अगर मैं गिल्टी होता तो खुद कैमरा चेक करने नहीं बोलता। मैंने सबकी तरफ देखकर बोला, प्रूफ चाहिए तो कैमरों ही सबसे सॉलिड है। अगर कन्वीनियंट हो तो सब साथ चलो। क्या हुआ मेरी प्यारी लविंग फैमिली, फुटेज देखने से डर रहे हो क्या? रिचर्ड ने डीप वॉइस में कहा। ठीक है, सब चलते हैं। जूलियन, तुम भी आओ। अगर तुम इनोसेंट हो तो डैड तुम्हें जस्टिस दिलाएगा। ये सुनते ही जूलियन के हाथ पैर कांपने लगे। वो अपने अंदर के आदमी को कांटेक्ट करने वाला था ताकि फुटेज मैनिपुलेट कर सके, लेकिन उसे समझ नहीं आया ये गांव वाला स्क्रिप्ट फॉलो ही नहीं कर रहा। तभी उसने नया प्लान बनाया, खड़ा होने का नाटक किया और फिर ड्रामेटिक तरीके से वापस गिरकर फेंट हो गया। जूलियन, जैसे ही वो गिरा सब रुक गए। सारा तुरंत मुझ पर चिल्लाई, तुमने उसे इतना जोर से मारा कि वो बेहोश हो गया। मैंने उसे इग्नोर किया और काल्मली बोला, वाह, परफेक्ट टाइमिंग पर फेंट हुआ ना। फिर मैंने कैजुअली एक और फैक्ट ड्रॉप किया, उसकी चिन के नीचे फ्लैश को फील करो। अगर मसल सॉफ्ट हैं तो सच में बेहोश है। अगर इतना लेजी फील कर रहा है ना, तो उसकी आंखों में हल्का सा हवा फूंक दो। अगर कोई सच में अनकॉन्शियस होता है तो उसकी आंखें ब्लिंक भी नहीं करती। मेरी ये बात सुनते ही सबकी नजर फिर से जूलियन पर टिक गई। उसका दिल लिटरली चेस्ट फाड़कर बाहर आने वाला था। ये गांव वाला इतना सब कैसे जानता है? तभी मेरी नजर एक सर्वेंट पर गई जो चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था। ओए, रुक जाओ जरा, मैंने आवाज लगाई। अगर इतना कंसर्न है तो डॉक्टर बुला लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिक्योरिटी रूम पहुंचे और कैमरास अचानक मिरेकल की तरह खराब हो जाए। मेरी बात सुनकर एवलिन ने तुरंत शक भरी नजर से देखा। तुम ये इंप्लाई कर रहे हो कि हम तुम्हें फ्रेम करेंगे? मैंने सीधा जवाब दिया, मैं अभी अभी आया हूं, थोड़ा केयरफुल रहना तो बनता है। इतना बोलकर मैंने एवलिन और क्लोई दोनों का हाथ पकड़ लिया और उस सर्वेंट की तरफ चल पड़ा जो भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मॉम को भी डाउट है तो चलो खुद देख लेते हैं। क्लोई अकेली इनफ नहीं थी, इसलिए मॉम को साथ घसीटना ही सेफेस्ट मूव था ताकि कोई फुटेज से छेड़छाड़ ना कर सके। अपनी वाइफ और बेटी को ऐसे जाते देख रिचर्ड भी पीछे पीछे आ गया। उसे डर था मैं कहीं अचानक वायलेंट ना हो जाऊं। पीछे बस सैरा रह गई जो पैनिक में किसी को कॉल कर रही थी और वहीं बेहोश पड़ा। जूलियन, क्लोई के गाइड करने पर हम सिक्योरिटी रूम के पास पहुंचे। दूर से ही मैंने एक फिगर को डोर खोलने की कोशिश करते देखा। अरे, ये तो वही बंदा है जो क्राइम सीन पर था। मैंने तुरंत पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अचानक देखकर सर्वेंट के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मास्टर, मैडम, यंग मास्टर, मिस।
उसकी हालत देखकर लुइस फैमिली के तीनों मेंबर्स ने शॉक्ड नजरें एक्सचेंज की। वहीं खड़े रहो, रिचर्ड ने घूरते हुए कहा और सीधा अंदर चला गया। सेकंड फ्लोर की फुटेज निकालो, दोपहर 12 बजे से। मास्टर को इतना गुस्से में देखकर सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत वीडियो निकालना शुरू किया। वीडियो चालू हुआ। 7 बजे से मैं चेयर पर बैठा दिखा। मैंने बोला सीधा 12:15 पे फास्ट फॉरवर्ड करो, या फिर जूलियन का सोलो परफॉर्मेंस एंजॉय करना है तो शुरू से भी देख सकते हो। ऑनेस्टली अगर वीडियो टैम्पर्ड भी होता तो मेरे पास बैकअप प्लान्स थे। नॉवल के हिसाब से जूलियन बाद में फेक मेडिकल रिपोर्ट भी निकालता तो मुझे जल्दी थी, लेकिन उस सस्पिशियस सर्वेंट की वजह से एवलिन खुद भी डाउट में आ चुकी थी। वो सब कुछ देखना चाहती थी। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ा, सबके एक्सप्रेशंस बदलने लगे। जूलियन मुझे पूरे घर में घुमा रहा है, अपने रूम्स फ्लेक्स कर रहा है, खुद को मालिक दिखा रहा है। ये सब तो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन आई उसने उसके परफेक्ट ओबीडियंट बॉय वाले इमेज को पूरी तरह तोड़ दिया। और फिर ग्रैंड फिनाले HD में क्लियर दिख रहा था कैसे उसने खुद को थप्पड़ मारा और फ्लोर पर गिर गया। अब तो साफ था ये बेहोश नहीं हुआ था, पूरा ड्रामा था। मैंने हल्के सार्कास्टिक टोन में क्लोई से कहा, तो मेरी प्यारी लविंग फैमिली, ये है सच्चाई। थर्ड सिस्टर, देखा, इसे कहते हैं रियल एक्टिंग। एक सेकंड में कैरेक्टर में घुस जाना। तुम्हें नोट्स लेने चाहिए। ऑनेस्टली मैं मेंटली तैयार था कि इवन प्रूफ के बाद भी ये लोग जूलियन को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन शॉक लगा जब क्लोई ने सिर हिलाया। तुम सही हो, मुझे सीखना चाहिए। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके बगल में एवलिन ने गिल्ट से मेरा हाथ पकड़ लिया। कार्टर, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। रिचर्ड कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था। मैं अंदर से कंफ्यूज्ड था। ये क्या हो रहा है? प्लॉट के हिसाब से तो इन्हें अभी भी ब्लाइंड होना चाहिए था, लेकिन ऑनेस्टली ये टर्न मेरे लिए फायदे का था, तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं। ठीक है, अब कोई मुझे मेरा रूम दिखा देगा। मैंने एवलिन के हाथ पर हल्का टैप किया, फिर क्लोई की तरफ इशारा किया। वैसे थर्ड सिस्टर को यहां तक घसीटना थोड़ा टायरिंग था। एवलिन तुरंत बोली, हाँ, मैं अभी ले चलती हूँ। फिर सर्वेंट को आदेश दिया, यंग मास्टर का सामान उसके रूम में रख दो। रिचर्ड ने बस शॉर्ट में कहा, चलो। फैमिली हेड होने के नाते वो तुरंत सॉरी नहीं बोल सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर कॉम्पेंसेशन का प्लान बना रहा था। उसे समझ आ गया था जूलियन आखिर जूलियन ही है। फार्मर एंड वाइपर वाली कहानी सच होती है। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। हम लोग जाने ही वाले थे कि तभी एक सर्वेंट हांफते हुए दौड़ता आया। मास्टर, मैडम, डॉक्टर आ गए हैं। लेकिन यंग मास्टर जूलियन अभी तक नहीं जागे। सेकंड मिस ने आपको तुरंत बुलाया है। रिचर्ड का फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। चलो देखते हैं। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। अब भी उसने जूलियन को कॉन्फ्रंट भी नहीं किया था और वो फिर से नया ड्रामा शुरू कर चुका था। चलो देखते हैं अब ये नया कौन सा ट्रिक खेल रहा है। सर्वेंट को आगे आगे चलते देखकर मैं क्लोई की तरफ मुड़ा। वो क्लियरली डीप सोच में थी। मैंने तुरंत मौका पकड़ा। थर्ड सिस्टर, एक बेट लगाए। मेरे जनरेशन में वही अकेली थी, तो परफेक्ट टारगेट वही थी। उसने क्यूरियस होकर पूछा, बेट किस चीज का? अब उसका इनिशियल प्रेजुडिस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइब उसे इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। जूलियन की फेक स्वीटनेस के मुकाबले में फ्रेश लग रहा था। हमारी बात सुनकर रिचर्ड और एवलिन भी क्वाइटली सुनने लगे। उन्हें भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने हल्की स्माइल के साथ बोला, सिंपल है डॉक्टर, जो डायग्नोसिस देगी मैं पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हूं। टर्म्स फिक्स करके हम लोग जूलियन के रूम पहुंचे। वो बेड पर एकदम सीधा पड़ा था, फुल अनकॉन्शियस एक्टिंग मोड में। उसके पास एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी, एज अराउंड 25-26, लुक्स सॉलिड 9/10, सॉफ्ट ऑरा, काम पर्सनैलिटी। क्लियर था ये लुइस फैमिली की प्राइवेट डॉक्टर है, और नॉवेल के हिसाब से ऑब्वियस था ये वही जेंटल फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन कंफर्म करने के लिए मुझे उसकी डायग्नोसिस सुननी थी। डॉक्टर कुछ बोलती उससे पहले सारा भड़क गई। डैड, इसे यहाँ क्यों लाए? इसकी वजह से जूलियन इस हालत में है। अभी भी वो मानने को रेडी नहीं थी कि गलती जूलियन की है। रिचर्ड ने हल्का सा फ्राउन किया। वो तुम्हारा भाई भी है, और जूलियन की कंडीशन क्या है? डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर लुइस, यंग मास्टर, जूलियन की कंडीशन अच्छी नहीं है। एक्सेसिव एंजाइटी और चीक पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से माइल्ड कंफ्यूजन हुआ है। इन दोनों फैक्टर्स से ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हुआ और वो फेंट हो गए। मैं अंदर ही अंदर बोला, बिल्कुल वही, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। इंस्टेंटली सबकी नजर मुझ पर आ गई। क्लोए के पास खड़ा मैं काल्म था, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे बिगड़ चुके थे, क्योंकि मैंने जो बेट लगाया था डॉक्टर ने वर्ड टू वर्ड वही बोला। मैंने पहले ही गेस कर लिया था, एंजाइटी, मूड स्विंग्स और चीक इंजरी, ऐसे एक्सक्यूजेज जो बिना प्रॉपर इक्विपमेंट वेरीफाई नहीं हो सकते। डॉक्टर स्टेला ने मुझे देखा, तो तुम नए यंग मास्टर हो, तुम्हें काफी नॉलेज है। मैंने कैजुअली जवाब दिया, बस गांव के वेट से थोड़े ट्रिक्स सीख लिए, कुछ खास नहीं। मेरी सार्काज्म से वो थोड़ी चिढ़ गई, लेकिन फिर भी बोली, प्लीज मेरी प्रोफेशनलिज्म पर डाउट मत करो। मैं टॉप मेडिकल एकेडमी से ग्रेजुएट हूं। उसकी टोन पोलाइट थी, लेकिन अंदर से क्लियरली डिसडेन था। कंफर्म हो गया, ये जूलियन की साइड में है।
अब मुझे ऑफेंसिव खेलना था। अगर आज जूलियन बच गया तो आगे एंडलेस प्रॉब्लम्स होंगी। मेरी खुद की सेकंड सिस्टर मुझे मारने वाली नजरों से देख रही थी। मैंने ग्रिन करते हुए कहा, अच्छा इतनी एक्सपर्ट हो? तो विलेज वेट ने एक ट्रिक सिखाई थी, एंग्जाइटी से फेंट हुए पेशेंट को चेक करने की। इतना बोलकर मैंने सर्वेंट के फेदर डस्टर से एक फेदर उठा लिया। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं अपने डियर लिटिल ब्रदर को जगाने की कोशिश करूं? जैसे ही मैं जूलियन के पास गया, सारा दौड़कर रोकने वाली थी, लेकिन क्लोई ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर स्टेला भी आगे बढ़ी, लेकिन रिचर्ड की एक ग्लैर ने उसे वहीं फ्रीज कर दिया। मैं आराम से जूलियन के पास गया, उसके पैरों से ब्लैंकेट खींच दिया। लिटिल ब्रदर, चलो फीट वॉश का टाइम है। वो इतना नर्वस था कि उसका पूरा बॉडी कोल्ड स्वेट में भीगा हुआ था। सॉक्स और ब्लैंकेट में बंद पैर का स्मेल इतना टॉक्सिक हो चुका था कि खुद मुझे घिन आ रही थी। मेरी चीरफुल आवाज सुनकर जूलियन अंदर से टूट चुका था। उसे पता था फैमिली के सामने इंसल्ट होने वाला है। मैंने फेदर से उसके पैर के तलवे को टिकल करना शुरू किया। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे चींटियां दौड़ रही हों। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर सकता था। उसने पूरी ताकत लगाकर मसल्स टाइट कर लिए, दांत भींच लिए, लेकिन आवाज नहीं निकाली। मैंने बोला, डन। मॉम इधर आओ। फिर आंख मारकर एवलिन से बोला, याद है मैंने पहले क्या फैक्ट बताया था? ऑनेस्टली मैं उसके लिए नहीं रुका था। स्मेल इतना अनबेरेबल था कि नाक बंद करनी पड़ रही थी। एवलिन धीरे से आई। उसने उसकी आर्म टच की। मसल्स रॉक सॉलिड टेंस थे, जो किसी अनकॉन्शियस इंसान में पॉसिबल ही नहीं होता। उसका चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो गया। उसने रिचर्ड की तरफ देखा और हल्का सा नॉड किया। सबको बेसिक नॉलेज होती है, जब कोई सच में बेहोश होता है तो मसल्स पूरी तरह लूज होते हैं, लेकिन जूलियन ने खुद को कंट्रोल करने के लिए बॉडी को इतना टाइट कर रखा था कि पकड़ा गया। एवलिन ने जैसे ही टच किया, उसे डिफरेंस समझ आ गया। वाइफ के कॉन्फर्मेशन के बाद रिचर्ड का फेस लिटरली थंडर जैसा हो गया। जूलियन, और कितनी देर तक ये फेक ड्रामा चलता रहेगा? मैं 3 तक काउंट कर रहा हूं। अगर तब तक नहीं उठा तो सीधे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। रिचर्ड की आवाज ठंडी और डेंजरस थी। ये सुनते ही जूलियन अंदर से पैनिक हो गया, लेकिन अगर अब उठ गया तो गेम ओवर। उसने होंठ दबाए और डिसाइड कर लिया, एंड तक डेड बॉडी बनकर पड़ा रहेगा। तभी सेरा, जो अभी भी कुछ समझ नहीं पाई थी, मुझे घूरते हुए बोली, डैड ये क्या बोल रहे हैं? और तुम वो फेदर नीचे रखो। वो आगे बढ़ी उसे छीनने के लिए, लेकिन मैंने इजीली साइड स्टेप कर लिया, और उसी दौरान फेदर एक्सीडेंटली जूलियन के नाक के नीचे टच हो गया। उसके पैर की टॉक्सिक स्मेल और मेंटल प्रेशर का कॉम्बो इतना हैवी था कि बस लिमिट क्रॉस। जूलियन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस बार वो सच में बेहोश हो गया। पूरा रूम शॉक में जम गया, यहां तक कि सारा भी, जो अभी अटैक करने आई थी, डिसबिलीफ में फ्रीज हो गई। ये माइल्ड कंकशन है। सीन बिगड़ता देख डॉक्टर स्टेला तुरंत डैमेज कंट्रोल करने लगी। यंग मास्टर कार्टर, आप हद पार कर रहे हैं। इतना हार्श कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि अब सारा को छोड़कर बाकी सब उसकी बात से अग्री नहीं कर रहे। उन सबके दिमाग में एक ही थॉट था, जूलियन तो पकड़ा गया, ये डॉक्टर अभी भी कवर क्यों कर रही है? रिचर्ड, एवलिन और क्लोई ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्लियर था ये दोनों डेफिनेटली शेडी हैं। मैं अंदर ही अंदर हंसा, क्या बेकार टीममेट है। फिर मैंने कैजुअली फोन निकाला और सबके सामने मैप ऐप खोल दिया। अगर डॉक्टर स्टेला इतनी श्योर हैं कि जूलियन को कॉन्फ्यूजन है, तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। यहां से 3 किलोमीटर दूर टॉप टियर हॉस्पिटल है, परफेक्ट डिस्टेंस। अब जूलियन की एक्टिंग ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन मुझे पता था अगर अभी पूरी तरह क्रश नहीं किया तो कुछ दिन बाद फिर से ड्रामा शुरू हो जाएगा। फैमिली के तीनों मेंबर्स को सच पता चल चुका था, लेकिन वो अभी ऑब्जर्व मोड में थे। देखना चाहते थे जूलियन अगला मूव क्या करेगा, और डॉक्टर स्टेला अगर यहां रही तो और केओस करेगी। इसलिए इस बार उसे गेम से बाहर करना जरूरी था। जैसे ही मैंने हॉस्पिटल जाने की बात की, जूलियन और डॉक्टर स्टेला दोनों पैनिक हो गए। उन्हें पता था सब फेक है, ना कंकशन ना एंग्जाइटी। रियल हॉस्पिटल गए तो सब खुल जाएगा। जूलियन ने वीक वॉइस में बोला, मॉम, डैड, इतनी रात को परेशान होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर स्टेला है ना? वो ओरिजिनली घुटनों पर गिरकर सॉरी बोलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने उस सर्वेंट को सिग्नल करते देखा, उसने प्लान चेंज कर दिया। अब कैरिंग एक्ट चालू। मुझे खुद भी नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। क्लासिक एक्सक्यूज, लेकिन वो एक चीज भूल गया। वीडियो के बाद भी मैं सेफ खड़ा हूं और उसे हॉस्पिटल भेजने की बात कर रहा हूं। ये सबको ऑड लग रहा था। मैंने मन में सोचा, अब हर आदमी खुद के लिए खेलेगा। जा भाई, सेफ ट्रिप। जूलियन का बिहेवियर चेंज देखकर लुइस फैमिली ने सटली उस सर्वेंट की तरफ देखा। अब उन्हें पूरा डाउट हो चुका था। एवलिन आगे बढ़ी, कंकशन छोटी बात नहीं है, हॉस्पिटल चलना ही पड़ेगा। उसने ब्लैंकेट खींचते हुए स्ट्रिक्ट टोन में बोला, नीचे चलो, अभी के अभी। वो देखना चाहती थी ये अडॉप्टेड बेटा और कितनी देर तक एक्टिंग करेगा। अगर पहले रिचर्ड ने सर्वेंट को प्ले अलोंग करने को नहीं कहा होता तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता। जूलियन अंदर से तुरंत मानना चाहता था, लेकिन बाहर से केयरिंग एक्ट जारी रखा, नहीं आप लोगों को तकलीफ होगी। तभी सैरा बोली, जूलियन हॉस्पिटल जाओ, इससे तुम्हारी इनोसेंस प्रूव हो जाएगी। वो अभी भी पूरी तरह उसके साइड में थी।
जूलियन अंदर ही अंदर खुश हो गया। वाह मेरी प्यारी सेकंड सिस्टर। उसने डेलिबरेटली कंफ्यूज लुक बनाया। चलो आज नहीं चलते। वो वेट कर रहा था कि फैमिली सारा गुस्सा मुझ पर निकाले और फिर वो रिलक्टेंटली अग्री करे। लेकिन गेम अब पलट चुका था। मैंने अंदर ही अंदर स्मर्क दबाया क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक लास्ट गिफ्ट रेडी था। इस पूरे सीन में सबसे ज्यादा पैनिक में कोई था तो वो थी डॉक्टर स्टेला। अगर फेक मेडिकल रिकॉर्ड एक्सपोज हो गया और रिचर्ड ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो उसका करियर खत्म। उसने जल्दी से बोला, अगर चेकअप करना है तो ग्रैंड सी प्रीमियम हॉस्पिटल चलते हैं, वहां इक्विपमेंट बेहतर है। मैंने तुरंत काट दिया, नो नीड। डॉक्टर स्टेला, कौन जाने वो हॉस्पिटल आपका ही हो। एक लाइन में उसका एस्केप रूट बंद। फिर मैंने फोन उठाया, कॉल कट किया और बोला, हेलो, हाँ पेशेंट रेडी है, नीचे लेकर आ रहे हैं। फिर सबकी तरफ मुड़ा, एम्बुलेंस नीचे खड़ी है, चलो लिटिल ब्रदर को लेकर चलते हैं। ये सुनते ही जूलियन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ऑलमोस्ट रोने वाली आइजस के साथ मुझे देख रहा था। एक्सप्रेशन साफ कह रहा था, तूने मुझे मारा भी और अब मुझे फंसा भी रहा है। मैंने ब्राइट स्माइल के साथ जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, कोई ट्रबल नहीं, बस छोटी सी बात है। फिर मैंने फोन घुमाया और एक वीडियो प्ले कर दिया। वैसे मुझे भी जानना है, तूने खुद को कंकशन कैसे दिया। वीडियो स्टार्ट होते ही जूलियन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि अब उसके पास कोई एक्सक्यूज बचने वाला नहीं था। अब सिचुएशन पूरी पलटने वाली थी क्योंकि वीडियो सामने था और साथ में क्लीन बिल ऑफ हेल्थ भी। पूरा नैरेटिव उल्टा हो जाता। ये समझते ही उसका फेक ड्रामा इंस्टेंटली टूट गया और वो पैनिक हो गया। चेकअप की जरूरत नहीं है, मैं फाइन हूं। लेकिन मैंने हल्की सी स्मग के साथ कहा, ओह लेट हो गया लिटिल ब्रदर, और तुरंत स्टाफ को सिग्नल दिया, कोई इसे एम्बुलेंस तक ले जाओ। ये सुनते ही और ये देखकर कि रिचर्ड बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर रहा, कुछ हट्टे कट्टे सर्वेंट्स ने जूलियन को पकड़ लिया, जो पैनिक में पागलों की तरह स्ट्रगल कर रहा था। उसे नीचे घसीटते हुए ले गए और वो लिटरली ब्लाइंड पैनिक में था। मैं बस खड़ा देख रहा था कैसे जूलियन कंट्रोल खोकर थ्रैश कर रहा था। रिचर्ड ने डॉक्टर स्टेला को एक डार्क लुक दिया और बिना कुछ बोले रूम से निकल गया। शो खत्म, मैं अपने रूम जा रहा हूं। मैंने कैजुअली क्लोई को ग्राइन के साथ वेव किया और एक सर्वेंट के पीछे अपने क्वार्टर्स की तरफ चल पड़ा। माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेशन चल रही थी कि अब फैमिली के साथ जो बेट लगाया है वो कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। रास्ते में क्लोई सारा को सिक्योरिटी रूम की तरफ खींच ले गई क्योंकि उसे सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन करना था। और हाँ, मुझे बेसमेंट या किसी क्रैम्ड यूटिलिटी रूम में नहीं डाला गया। सर्वेंट के साथ मैं अपने रूम पहुंचा, सूटकेस नीचे रखा और ऑनेस्टली ये ट्रीटमेंट देखकर खुद मुझे भी सरप्राइज हुआ। यूजुअली रियल यंग मास्टर को बेसमेंट या स्टेयर्स के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ तो फुल टॉप टियर सेटअप था। रूम में पीसी, वॉक इन क्लोजेट, प्राइवेट बाथरूम और मैसिव किंग साइज बेड, सब कुछ रेडी था। ओवरऑल मेरे एज के किसी भी लड़के के लिए परफेक्ट फ्लॉलेस रूम। ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स और सिस्टर्स इतनी जल्दी एटीट्यूड फ्लिप कर देंगे। मैं बेड पे लेट गया और फाइनली उस सिस्टम को निकाला जिसे मैं पूरे शाम इग्नोर कर रहा था। चल एक बार कंफर्म करते हैं, मुझे बस उन लोकेशंस पे प्रेजेंट रहना है जहां मेरे रिलेटेड प्लॉट इवेंट्स होते हैं, राइट? सिस्टम ने जवाब दिया, करेक्ट। सिस्टम खुद भी कंफ्यूज था क्योंकि उसे ऐसा होस्ट मिला था जो बॉर्न रिबेल था। जब मैं पहले जूलियन को डिसमेंटल कर रहा था तब सिस्टम ऑलमोस्ट इमरजेंसी अलार्म दबाने वाला था। लकली मैंने उसके 10,086 रूल्स में से कोई वायलेट नहीं किया, वरना वो अपनी पावर यूज करके मुझे रोक देता। मेरे टॉप टियर मूव्स सोचकर सिस्टम को खुद हेडेक आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने प्रोटोकॉल फॉलो किया और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने लुइस फैमिली और जैंग नॉन टास्क्स कंप्लीट किए और ऑफिशियली लुइस एस्टेट में शिफ्ट हो गए। रिवॉर्ड, मास्टर लेवल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्किल्स। नोटिफिकेशन आते ही मेरे सिर में अजीब सा सेंसेशन हुआ। भाई दूसरा ब्रेन उगरा क्या? एक सेकंड में मेरे माइंड में एमएमए, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स, संडा, ब्राजीलियन जूजित्सु, बीजेआई क्वान और लेजेंडरी इलेक्ट्रिक 5 व्हिप स्ट्राइक तक की नॉलेज फ्लड हो गई। सीरियसली मार्शल आर्ट्स स्किल्स दे दिए। मैंने अपने बॉडी को फील किया। वेट, सेम जैसा ही है। मैंने लिप्स कर्ल किए। थैंकफुली मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं तो फिजिकली ये मूव्स एग्जीक्यूट कर सकता हूं। मेमोरीज डिजेस्ट करने के बाद मैंने कुछ क्लोथ्स क्लोजेट में रखे और सूटकेस लेकर बाहर निकल गया। तभी ग्राउंड फ्लोर पर क्लोई और सारा से टकरा गया। कार्टर कहाँ जा रहे हो? सारा ने पूछा। रूम नहीं मिला क्या? मैं दिखा देती हूँ। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए अपने पुराने प्लेस जा रहा हूँ। क्लोई की तरफ देखते हुए बोला, बेट अभी भी वैलिड है? क्लोई तुरंत समझ गई। ऑफ कोर्स। फिर बोली, मैं ड्राइव कर देती हूँ, अभी कैब मिलना मुश्किल है। तभी सारा बोली, मैं भी चलूंगी। और सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नो वरीज, हम फैमिली हैं, छोटी बातों पर स्ट्रेस मत लो। सारा लिटरली ऐसे हेड डाउन कर रही थी जैसे माउंट एवरेस्ट में छिपना हो। मैंने कैजुअली हाथ हिलाकर कहा, ट्रूथ सामने आ गया, बस छोड़ दो।
फैमिली खुद भी सरप्राइज थी कि उन्होंने इतनी जल्दी अपनी मिस्टेक रियलाइज कर ली। और ऑनेस्टली मुझे भी ईगो ट्रिप लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जितने ज्यादा सपोर्टर्स उतनी आसान मेरी चिल लाइफ। कार्टर यानी मैं जैसे ही उसे आसानी से फॉरगिव किया, सारा जेन्युइनली मूव्ड लग रही थी। क्योंकि पहले जब जूलियन थोड़ा सा भी अपसेट होता था तो उसे मंथ्स तक अपनी सैलरी और अलाउंस खर्च करनी पड़ती थी। उसे मनाने में डिफरेंस साफ था। और अब सोचने पर क्या सच में गलत था कि उसने जूलियन को अपने रूम में चेंज करते समय आने से रोका था। अपने प्रेजुडिस हटाकर सारा भी बाकी लुइस फैमिली की तरह फाइनली कॉमन सेंस यूज करने लगी। चलें अब। उसकी स्पार्कलिंग आईज देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था। ये लड़की जेन्युइनली नाइव है क्या? मैंने कुछ खास किया भी नहीं और ये रेडी है मेरे पीछे कहीं भी आने के लिए। चलो, मैंने कहा। सारा ने तुरंत मेरा सूटकेस पकड़ लिया और मेरा आर्म पकड़कर डोर की तरफ चल पड़ी। हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे तब क्लोई को रियलाइज हुआ कि वो पीछे रह गई है। मैंने अभी अभी अपने ऑसम नए भाई को एक्सेप्ट किया और तुम उसे स्टील कर रही हो? कार्टर वेट! वो चिल्लाती हुई हमारे पीछे दौड़ी। ऑब्वियसली वो सारा को मोनोपोली नहीं लेने देने वाली थी। 1 घंटे बाद हम एक रनडाउन एरिया के छोटे फिश स्टॉल पर थे। ओल्ड आर्थर, ओल्ड आर्थर, आपका बेटा जैकपॉट मार के आया है, एक हांफती हुई मिडिल एज्ड वुमन चिल्ला रही थी। ओल्ड आर्थर, जो अभी तक ये सोचकर टेंशन में था कि कार्टर अपने नए घर में एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, वो तुरंत अलर्ट हो गया। मिसेस बार्न्स, क्या हुआ मेरे कार्टर को? उसने घबराकर पूछा और जवाब आया, आपका बेटा 2 स्टनिंग गर्ल्स को घर लेकर आया है। मिसेस बार्न्स ने आखिर सांस संभालते हुए एक्साइटेड टोन में कहा, अरे हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। जब सही टाइम आए ना तो कार्टर से बोलना दूसरी वाली लड़की को मुझसे मिलवाए। पूरे मोहल्ले की फेमस मैच मेकर हूं मैं। 2 खूबसूरत लड़कियां देखकर उसका दिल तो ऑलरेडी खुश हो गया था। बस प्रॉब्लम यह थी कि उनकी कार इतनी एक्सपेंसिव थी कि सीधा जाकर पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। उधर ओल्ड आर्थर ने जैसे ही ये 2 लड़कियां को वाली बात सुनी, उसका सिर दर्द करने लगा। ये लड़का सुबह उठा था सीधा साधा और दोपहर तक प्लेबॉय बन गया। ये सोचते हुए उसने चुपचाप अपना अल्टीमेट वेपन निकाल लिया, 7 स्टार लेदर बेल्ट। आज तो लॉयल्टी का फुल लेक्चर प्रैक्टिकल के साथ देने वाला था। और इधर मुझे तो इनकमिंग फादरली लव का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं बस हेल्पलेस होकर अपनी दोनों सिस्टर्स को देख रहा था जो फिश मार्केट के एंट्रेंस पर ऑकवर्ड खड़ी थीं। तुम दोनों यहीं वेट करो। इस टाइम क्राउड कम है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम यहाँ साफ सफाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक रहता है। टेक्निकली चलने लायक तो था, पर ये दोनों पैम्पर्ड क्वींस कभी ऐसे प्लेस में आई ही नहीं थीं। फ्लोर पर फिश स्केल्स चिपके हुए, इधर उधर ऑर्गन्स पड़े हुए, श्रिम्प गिरा हुआ, पानी के पडल्स और ऊपर से गर्मी, हवा लिटरली फ्रेग्रेंट थी। ये सब देखकर सारा के दिल में अचानक गिल्ट आया। मेरा भाई इतने कंडीशंस में रहता था और मैं आज इसे घर से निकालने का सोच रही थी। क्लोई एक्ट्रेस होने के कारण थोड़ी अडेप्टेबल थी, लेकिन वो भी शॉक में थी। मूवी सेट्स और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सड़ी हुई फिश की स्मेल उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मैंने कहा, चलो मैं अकेला ही जाता हूं। लेकिन सारा ने डिस्कम्फर्ट दबाते हुए स्टबनली सिर हिलाया। अगर मेरा भाई सालों से यहां रहा है तो मैं एक बार वॉक भी नहीं कर सकती क्या? क्लोए भी बोली, हाँ चलो, अंकल से मिलना भी है। मैंने साई लिया, ठीक है जैसा तुम चाहो, और उन्हें नैरो गलियों से ले जाता हुआ फिश स्टॉल तक पहुंचा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, ओए छोटे हरामी, एक दोपहर में ही बिगड़ गया तू। आज अगर तुझे लेसन नहीं सिखाया ना तो अपना सरनेम बदल दूंगा। और अगले ही सेकंड ओल्ड आर्थर 7 सितारा बेल्ट लेकर मेरी तरफ चार्ज कर गया। मैं तुरंत साइड हो गया। अरे ओल्ड मैन, सिखाने की जरूरत नहीं है, सरनेम तो ऑलरेडी आपका ही है। ऊपर से जवाब दे रहा है। वो और भड़क गया। देखता हूं कितना प्लेबॉय बना है। मैं चिल्लाया, मैं प्लेबॉय नहीं, इनोसेंट हूं। मैं तो स्नो व्हाइट से भी ज्यादा प्योर हूं। अच्छा ये ले। और बस इलेक्ट्रिक 5 विप स्ट्राइक का लाइव डेमो शुरू हो गया। 10 मिनट बाद ऊपर वाले छोटे रूम में मैं अपना बट पकड़कर बैठा था, जो लिटरली 8 टुकड़ों में टूट चुका लग रहा था। ओल्ड मैन, एक बार मेरी बात तो सुन लेते। मैं गुस्से से उसे देख रहा था और वो आराम से चाय पी रहा था। मैं तुम्हें लेने आया था और आपने आते ही कॉम्बो अटैक शुरू कर दिया। वो बोला, किसने कहा था शुरू से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन मत करना? फिर उसने दोनों लड़कियों की तरफ देखा। इस लड़के ने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी? बीटिंग के दौरान ही मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी थी कि ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर्स हैं। क्लोई ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, कार्टर बहुत वेल बिहेव्ड है जब तक सामने एनिमी ना हो। सारा को कुछ समझ नहीं आया तो बस उसने सिर हिला दिया। मैं उठकर सीरियस टोन में बोला, मजाक छोड़ो, क्या आप सच में मेरे साथ शिफ्ट नहीं करोगे? ये वही बेट था जो मैंने लुइस फैमिली से किया था कि ओल्ड आर्थर को अपने पास ले आऊंगा। रिचर्ड ने मेन विला में रहने से मना किया था, लेकिन पास में हाउस और सर्वेंट्स देने का प्रॉमिस किया था, मतलब फुल अर्ली रिटायरमेंट पैकेज। लेकिन ओल्ड आर्थर ने हाथ हिलाया। मैं यहाँ ठीक हूँ और नीचे जाने लगा। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, अपनी सिस्टर्स को ज्यादा वेट मत कराना।
वो समझ रहा था कि ये मेरी तरफ से फिलियल पाइटी है, लेकिन हर पिता की तरह वो अपने बेटे पर बर्डन नहीं बनना चाहता था। इस जिद्दी बूढ़े को जाते देख मैंने साई किया और टेबल पर एक स्लीक ब्लैक बैंक कार्ड रख दिया। ये कार्ड एवलिन ने दिया था बोलकर कि इसमें 5 मिलियन पॉकेट मनी है, लेकिन ओल्ड आर्थर ने कभी मेरी कमाई का पैसा यूज नहीं किया क्योंकि वो कहता था ये मेरा खून पसीना है। इसी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद भी वो फिश स्टॉल चला रहा था, आधा नेबर्स के लिए और आधा मेरे फ्यूचर के लिए सेविंग। लेकिन ये पैसा टेक्निकली लुइस फैमिली से आया था, मतलब अब वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता था कि ये मेरा हार्ड अर्नड है। अगर फिर भी नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ, बस यहाँ परमानेंटली फंसना नहीं है। सिस्टम, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना स्लैग क्यों मार रहा है, मैंने मन में बोला, लेकिन सिस्टम को इग्नोर कर दिया। सारा ये सब देख रही थी और उसे धीरे धीरे मेरा असली नेचर समझ आ रहा था। मैं मुस्कुराया और बोला, खाली हाथ कैसे जाऊं। फिर मैंने सूटकेस उठाया और सीधे फ्रिज के पास गया और ओल्ड आर्थर के लेट नाइट क्रेविंग्स वाले सारे स्नैक्स अपने बैग में भरने लगा। पैक करते हुए बड़बड़ाया, ये बूढ़ा मुझे बेल्ट से वेलकम करता है, रिवेंज तो बनता है ना। देखते हैं जब मैं इसका स्टैश साफ कर दूंगा तब इसे कैसा लगता है, मैं बड़बड़ाया। क्लोई को मेरा स्नैक्स उठाना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने मुझे रोका भी नहीं। उसे याद था कैसे मैं पहले ओल्ड आर्थर के मुंह से अनहेल्दी फूड छीन लेता था और उसे कम खाने के लिए लेक्चर देता रहता था। इतनी स्मार्ट लड़की तुरंत समझ गई कि मैं केयर अपने ही संडर स्टाइल में दिखा रहा हूं, और ये ऑनेस्टली थोड़ा क्यूट भी था। सारा थोड़ी नाइव थी, इसलिए उसने इतना डीप नहीं सोचा। उसे बस लगा उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई थोड़ा क्वर्की है। 10 मिनट बाद हम कार में वापस आ रहे थे और मैं फोन पर क्लासिक सोप ऑपरा द टेम्पटेशन ऑफ द रिटर्नी देख रहा था, जिसमें ड्रामेटिक सीन चल रहा था। तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रहे हो और मेरी चीजें क्यों यूज कर रहे हो? तुम्हें थ्रिल चाहिए था ना, तुम बिल्कुल स्कमबैग हो। स्क्रीन पर ओवर एक्टिंग देखकर क्लोई इरिटेट हो गई और मेरे सीट पर पंच मारा। ये स्कमबैग लोग सुंदर चेहरा देखते ही दिमाग खो देते हैं, मार्केट में मिला ना तो छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुरंत फोन थोड़ा दूर खींच लिया। काम डाउन, ये बस टीवी शो है। मुझे डर था कहीं गुस्से में वो फोन बाहर ना फेंक दे। फिर मैंने कैजुअली पूछा, हे सिस, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो ना, फिर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कभी ऐसा स्क्रिप्ट देखा ही नहीं। क्लोई थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर खुजलाने लगी। मॉम और डैड मुझे विलन रोल्स करने ही नहीं देते और घर पर भी हम ऐसे ड्रामाज नहीं देखते। उस मोमेंट उसे लगा उसकी बड़ी बहन वाली अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, भले ही मेरे सामने उसकी कोई अथॉरिटी थी ही नहीं। मैंने सिंपल सा रिप्लाई दिया, समझ गया। मुझे ये अजीब नहीं लगा क्योंकि टिपिकल फेक यंग मास्टर ट्रोप में ऐसी सिस्टर्स बाद में जूलियन की डिवोटेड फॉलोअर्स बनती हैं और शुरुआत में यूजुअली शेल्टर्ड होती हैं। कोई इशू नहीं, जब भी ऐसे शोज देखना हो मुझे बोल देना, मेरे पास पूरा लाइब्रेरी है ऐसे ड्रामेटिक सोप ऑपरास का। क्लोई तुरंत एक्साइटेड हो गई। ऑसम, मुझे ये प्लॉट्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। उसे सच में लगा जैसे एक नया वर्ल्ड खुल गया हो। जितना वो देख रही थी उतना ही उसे जूलियन उन मैनिपुलेटिव विलेंस जैसा लगने लगा जो ग्रीन टी एक्ट और विक्टिम रूटीन खेलते हैं। तभी ड्राइविंग कर रही सारा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, तुम दोनों हद कर रहे हो, घर पहुंचकर साथ में नहीं देख सकते थे। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने ड्राइव करने के लिए वॉलंटियर किया, क्योंकि अब वो सिर्फ ऑडियो सुन पा रही थी और क्यूरियोसिटी से मर रही थी। वो विलेन उस ड्रेस में कैसा लग रहा है? उसका क्यूरियोसिटी पीक पर था। हमने एक साथ चिल्लाया, ड्राइव केयरफुली। वो बोली, तुम दोनों मुझे बुली कर रहे हो। रियर व्यू मिरर में हमें पास पास बैठे देखकर उसने सोचा, अगर तुम अनफेयर हो तो मैं भी रूल्स फॉलो नहीं करूंगी। अब देखो मेरी ओवरटेकिंग स्किल्स। अगले ही सेकंड कार डेंजरसली स्वे करने लगी और हम दोनों चिल्ला उठे। उधर लुइस फैमिली के लिविंग रूम में हॉस्पिटल से लौटकर जूलियन घुटनों पर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मॉम डैड, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे डर था कि जब ब्रदर कार्टर वापस आएगा तो आप मुझे नहीं चाहेंगे। प्लीज एक चांस दे दो, मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा। एवलिन उसके लिए सॉफ्ट पड़ रही थी क्योंकि आखिर वो अडॉप्टेड सन था जिसे उसने सालों तक पाला था। उसे तुरंत निकाल देना आसान नहीं था। लेकिन रिचर्ड बिल्कुल काम था, टी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो साफ देख पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। लुइस फैमिली के पास जूलियन को पालने के लिए पैसा तो था, लेकिन वो किसी मास्टर मैनिपुलेटर को घर में नहीं रखना चाहते थे। अगर आज जूलियन का असली चेहरा सामने नहीं आता तो रिचर्ड को उसे रखने में प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब डिसीजन पूरी तरह एवलिन पर था। जैसे ही वो बोलने वाली थी, बाहर से हमारी आवाजें आईं। क्लोई बोल रही थी, वो बंदा पूरा स्कमबैग है, उसकी रिवेंज जस्टिफाइड है। सारा ने कहा, एग्जैक्टली ये फुल रिवेंज प्लॉट है। मैंने कहा, तुम लोग बोलो, जितना बोलना है, बस मेरे इतना पास मत बैठो। पास नहीं बैठेंगे तो स्क्रीन कैसे दिखेगी? हम तीनों शोर मचाते हुए अंदर आए और सीन देखकर थोड़े रुक गए। जूलियन अंदर ही अंदर जल रहा था। ये दोनों मेरे पास रहने वाली सिस्टर्स उस विलेज बॉय के इतना क्लोज कैसे हैं? लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो रेंगते हुए मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, ब्रदर मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें फ्रेम किया, प्लीज मुझे मत निकालो।
ये चालाक मूव था, क्योंकि अगर मैं मना करता तो मैं सेल्फिश दिखता, और अगर मान जाता तो वो घर में रह जाता। उसने ग्रिप और टाइट कर ली, लेकिन मैंने बिना डिले किए उसके शिन पर किक मारी और बैलेंस खोते ही एक परफेक्ट शोल्डर थ्रो मारकर उसे मार्बल फ्लोर पर पटक दिया। जोरदार आवाज के साथ वो गिरा और उसकी चीख निकल गई। उस एक गिरावट ने एवलिन के अंदर बची हुई मैटरनल फीलिंग्स को ट्रिगर कर दिया। आखिर उसने उसे पाला था, उसके सामने उसे पिटते देख उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही मैंने बात काट दी। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं जिसे मार खाना पसंद है? मैंने स्लीव ऊपर चढ़ाई और इरिटेट होकर जमीन पर तड़पते जूलियन को घूरा। मैं उस इंसान को क्यों माफ करूं जो मुझे जानबूझकर हर्ट करता है और ऊपर से अपॉलॉजी का ड्रामा करता है? मेरी फोर आर्म पर 10 क्रेसेंट शेप के नेल मार्क साफ दिख रहे थे, लाल पड़ चुके थे और धीरे धीरे पर्पल हो रहे थे। थोड़ा और डिले होता तो स्वेलिंग पक्की थी। मैं कोई हेल्पलेस यंग मास्टर नहीं था जो सब सह ले। अगर सिस्टम के 10,086 रूल्स का रिस्क नहीं होता तो मैं उसे इससे भी ज्यादा शॉकिंग एंडिंग दे देता। तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट किया है। एवलिन ने मार्क्स देखकर तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में शॉक और रिग्रेट दोनों थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये अडॉप्टेड सन अभी भी ऐसे डर्टी ट्रिक्स खेल रहा है। कुछ देर पहले उसे उस पर पिटी आ रही थी, लेकिन अब वो खुद को फूलिश महसूस कर रही थी। जूलियन दर्द इग्नोर करके जल्दी जल्दी बोला, मॉम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस पैनिक में था। उसे पता था असली डिसीजन मेकर कौन है। रिचर्ड भले बाहर से बॉस लगे, लेकिन फैमिली मैटर्स में वो 90% टाइम एवलिन की सुनता है। एवलिन ने सिर हिलाया। अब फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज पूरी डिसअपॉइंटमेंट से भरी थी। कार्टर वापस आ चुका है। जूलियन, तुम्हें अपने बायोलॉजिकल फादर के पास वापस जाना चाहिए। ये सुनते ही जूलियन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो जमीन पर ढह गया, जैसे पानी से बाहर निकली मछली। उसे उस स्मेली फिश स्टॉल में वापस जाना बिल्कुल नहीं था। वो खुद को लुइस फैमिली का यंग मास्टर समझ चुका था। वो कैसे वहां रह सकता था? अगर वो गया तो क्या कभी वापस आ पाएगा? वो तुरंत रेंगते हुए एवलिन के पास गया। मॉम, मैं आपके साथ बड़ा हुआ हूं, आप ही मेरी असली फैमिली हैं। बायोलॉजिकल फादर से मिलने जाऊंगा और उनका ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। और स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। वहां शिफ्ट करने से स्टडीज अफेक्ट होंगी। वो पूरा सिंपैथी कार्ड खेलने ही वाला था कि मैंने बीच में टोक दिया। सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, सुन रही हो? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस ड्रामा में विलन हारने के बाद भी रिच लाइफ छोड़ने से मना कर देता है और शेमलेस होकर चिपका रहता है। क्लोई और सैरा ने तुरंत जूलियन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। कुछ देर पहले वो थोड़ी इमोशनल हो गई थीं, लेकिन अब उन्हें साफ समझ आ गया कि असल मतलब क्या है। जूलियन बेसिकली बोल रहा था कि उसे रिच लाइफ की आदत हो गई है और वो वापस गरीबी में नहीं जाना चाहता, ऊपर से ओल्ड आर्थर के साथ। मेरी इंटरेक्शन देखने के बाद जूलियन अब बस एक गोल्ड डाइविंग स्नोब लग रहा था। एवलिन ने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारे पास एक रात है अपना सामान पैक करने के लिए। कल बटलर विलियम तुम्हें वापस छोड़ आएगा। उस मोमेंट उसे लगा कि उसने इतने सालों में बहुत बड़ी गलती की है। जूलियन कुछ और बोलता उससे पहले ही एवलिन ने हाथ उठा दिया। यंग मास्टर को उसके रूम में ले जाओ और तुरंत पैकिंग करवाओ। 2 मजबूत मेड्स उसे पकड़कर ऊपर ले गईं। वो लिटरली वर्म की तरह छटपटा रहा था। मैंने परफेक्ट टाइमिंग पर फिर बोला, एक सेकंड, क्या उसे वहां वापस भेजना जरूरी है? सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। जूलियन के अंदर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन मैंने अगली लाइन में उसे पूरी तरह क्रश कर दिया। उसे कहीं और भेज दो। ओल्ड आर्थर की हेल्थ अच्छी नहीं है। ये वहां गया तो उनका मूड खराब करेगा और शायद उनकी उम्र 10 साल कम कर देगा। उसे व्हाइट गिंको एस्टेट वाले अपार्टमेंट में भेज दो। एवलिन को पता था मेरे लिए ओल्ड आर्थर कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मुझे साइड में ले गई। मेरे हाथ का ट्रीटमेंट करने क्लोई और सारा भी पीछे पीछे आ गईं। अब जूलियन का परफेक्ट यंग मास्टर वाला इल्यूजन पूरी तरह टूट चुका था। कोई भी उसे देखना नहीं चाहता था। रिचर्ड ने फाइनल ऑर्डर दिया और रूम छोड़ दिया। इसे ऊपर ले जाओ और पैकिंग करवाओ। जूलियन को घसीटते हुए ऊपर ले जाया गया। वो अंदर से टूट रहा था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। ये सब कैसे हो सकता है? वो दांत भींच कर सोच रहा था। तभी उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आया और उसने जल्दी से फोन निकालकर कुछ लोगों को मैसेज किया। उधर सिस्टम ये सब देखकर कंफ्यूज था। ये स्क्रिप्ट तो उल्टा चल रहा है। फैमिली को जूलियन पर डॉट करना चाहिए था और मेन कैरेक्टर को बेसमेंट में सफर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पूरा सीन रिवर्स था। सिस्टम ने फ्रस्ट्रेशन में नया टास्क जारी किया और मैं अपने मन में सोच रहा था, आउच, ये कितना पेनफुल है। क्या ये पहली बार है? प्राइवेट होम थिएटर में हम तीनों आराम से प्लश सोफास पर पड़े थे। हमारे पैर वुडन टब्स में डूबे थे जिनमें बटलर विलियम ने नर्व रिलैक्सिंग हर्ब्स डाले थे। सारा जो पहले कोल्ड गॉडेस लगती थी अब पूरी तरह रिलैक्स्ड ओल्ड अंकल वर्जन में बदल गई थी। कभी कभी मेरे स्नैक्स चुराने के अलावा वो बस अपने टोज हिला रही थी और प्योर आराम मोड में थी। सच में यार, लगता है पिछले 20 साल पूरी तरह वेस्ट हो गए। क्लोई ने सिर हिलाते हुए अग्री किया। बस यहीं पड़े रहना है फॉरएवर। दोनों ने कभी ऐसा फुटबाथ पार्लर स्टाइल सोकिंग एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए फुल एंजॉय मोड में थीं। और मैं इरिटेट होकर बोला, तुम लोग अपने स्नैक्स खुद क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि वो मेरे सामने ही आखिरी 2 स्पाइसी सॉसेजेस खत्म कर चुकी थीं। मुझे सीरियसली लगने लगा था।
सिस्टम ने मुझे गलत लोगों से बाइंड कर दिया है। ये दोनों बिल्कुल भी कोल्ड अलूफ सिस्टर्स जैसी नहीं लग रही थीं, जो फेक ब्रदर के पीछे पागल हों। ये तो सीधी फीमेल हुलिगन्स निकली। पहले नहीं खाएंगे से शुरू करके अब स्पाइसी स्नैक्स रोक ही नहीं पा रही। सच में हंगर के सामने सब इक्वल हैं। कार्टर, तुम सबसे पास हो ना स्नैक्स के। क्लोई ने शेमलेस स्माइल के साथ हाथ बढ़ाया। एक और पैक, स्वीट एंड स्पाइसी वाला। सारा थोड़ी शाई होकर बोली, मुझे सुपर स्पाइसी चाहिए। इन दोनों को देखकर मैं बस ब्लैंक रह गया। हाँ ठीक है, मजा तो आ रहा था, लेकिन मैं कब स्नैक डिस्पेंसिंग मशीन बन गया पता ही नहीं चला। फिर भी इनका बिहेवियर अच्छा था, नॉवेल वाली ईविल सिस्टर्स जैसी नहीं थी। मैं स्नैक्स देने ही वाला था कि अचानक थिएटर का डोर खुल गया। हॉलवे की लाइट अंदर आई और स्क्रीन थोड़ी डिम हो गई। हम तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा। जूलियन खड़ा था डिसबिलीफ के साथ। उसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि हम तीनों इतने क्लोज कैसे हो गए। सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, तुम लोग क्या कर रही हो? उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा। उसे अभी भी लग रहा था वो सब ठीक कर सकता है। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक दिन में मैंने कैसे उसकी लविंग सिस्टर्स को उससे दूर कर दिया। सारा थोड़ी हेजिटेंट थी डिकेड पुराने बॉन्ड को तोड़ने में, इसलिए उसने सॉफ्टली पूछा, पैकिंग हो गई? क्लोई ने मेरे हाथ से स्पाइसी सॉसेज लिया और कोल्ड टोन में बोली, दिख नहीं रहा तुम्हारा भाई यहाँ है। क्लोई का एटीट्यूड सबसे ज्यादा चेंज हुआ था, क्योंकि एक्ट्रेस होने के कारण वो ऐसे मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स पहचानने लगी थी, और जूलियन उसे वैसा ही लगने लगा था। जूलियन ने तुरंत विक्टिम मोड ऑन किया, लेकिन क्लोई ने बस एक नजर डाली और फिर टीवी पर विलन की पिटाई देखने लगी। मैंने स्माइल करते हुए कहा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। अगर पैकिंग खत्म नहीं हुई तो जाके करो। कल कुछ भूल गए तो हेडेक होगा। और हाँ, डोर बंद कर देना, लाइट डिस्टर्ब कर रही है। मैं उसे अभी ज्यादा फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए ऐसे इनडायरेक्ट तरीके यूज कर रहा था। उसे इग्नोर करके मैं फिर मूवी देखने लगा। जूलियन पैनिक में था, क्योंकि सिस्टर्स उसे इग्नोर कर रही थीं। बैकअप बुलाया था उसने, लेकिन अगर फैमिली ही उसे नहीं चाहती तो बैकअप बेकार था। जूलियन बाहर जाओ। आखिर सैरा ने भी बोल दिया, लाइट मूवी खराब कर रही है। तीनों से रिजेक्शन मिलने के बाद जूलियन ने मुझे घूरा और गुस्से में डोर स्लैम करके चला गया। बैंग। क्लोए और मैंने एक दूसरे को देखकर श्रग किया और फिर मूवी में खो गए। सैरा भी इतनी इंग्रोस थी कि ऑलमोस्ट स्पाइसी सॉसेज नाक में डाल लेती। थोड़ी देर बाद जब मूवी क्लाइमैक्स पर थी तब डोर पर नॉक हुआ। सेकंड मिस, थर्ड मिस, यंग मास्टर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बटलर विलियम खड़ा था। उसने स्क्रीन पर मूवी का टाइटल भी नोटिस कर लिया और बोला, मिस कोल्डवेल आ गई हैं। मैडम ने यंग मास्टर को नीचे बुलाया है। ये सुनते ही क्लोई और सारा दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो सेरेना कोल्डवेल मेरी फियांस है? मैंने पूछा। क्लोई ने एक्सप्लेन किया और मुझे समझ आ गया कि टेंशन क्यों है। क्लासिक ट्रोप में फियांसे यूजुअली कहती है कि वो सिर्फ जूलियन से शादी करेगी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, मिशन मीट, फियांसे सेरेना कोल्डवेल। सबके सामने रिजेक्ट होने के बाद रोना, रिवॉर्ड एडवांस्ड कुलिनरी स्किल्स। मैंने मिशन पढ़ा और स्माइल किया। रोना एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मतलब खेलने के लिए काफी स्पेस है। मन में बोला, सिस्टम मुझे अजीब सा चिल फील हो रहा है। नीचे जाते हुए सैरा ने मेरा स्लीव पकड़ा। अगर कुछ हुआ तो तुम मत बोलना, हम हैंडल करेंगे, ठीक है? वो नहीं चाहती थी कि मुझे हर्ट हो। मैंने फ्लैट टोन में कहा, नहीं सेकंड सिस्टर, मैं खुद हैंडल करूंगा। अगर मैं खुद नहीं करता तो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होता? क्लोई ने सैरा को रोका। उसे करने दो। वो क्लियरली क्यूरियस थी कि मैं क्या करूंगा। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। हम स्टेयर्स के पास पहुंचे और अंदर से जूलियन और एक लड़की की आवाज सुनाई दी। जूलियन, सेरेना, मैं ठीक हूं, जाने दो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस लूंगी। ये चीजी डायलॉग सुनकर मैंने सिस्टर्स की तरफ देखकर मजाक किया। बॉसी फीमेल सीईओ और उसका फ्रैजाइल लिटिल हाउस हस्बैंड रेडी हैं सीन के लिए। मेरा जोक इतना ऑन पॉइंट था कि दोनों सिस्टर्स खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाई। उनकी हंसी सुनकर लिविंग रूम में सबका अटेंशन हमारी तरफ आ गया। एवलिन ने हाथ से इशारा किया, कार्टर इधर आओ, ये सेरेना कोल्डवेल है, तुम्हारी फियांस अरेंज्ड मैरिज के हिसाब से। तभी सेरेना हमारी तरफ मुड़ी और ठंडे टोन में बोली, जिससे मेरी एंगेजमेंट है वो जूलियन है, और साफ सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसके ब्लंट वर्ड्स सीधे पब्लिक स्लैप जैसे लगे, लेकिन मैं पहले ही बोल पड़ा, मिसेस कोल्डवेल, मतलब आप एंगेजमेंट रिजेक्ट कर रही हैं? मेरे होंठों पर हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल थी। टिपिकल फेक यंग मास्टर स्टोरी वाली फियांस की तरह सेरेना एक प्राउड रिच हेरेस थी। बेहद खूबसूरत, डेलिकेट फीचर्स, कमर तक लंबे काले बाल और एक नेचुरल चार्म जो अटेंशन खींच ले। हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, उसने कोल्ड तरीके से कहा। फिर बोली, तुम अभी वापस आए हो और अंडरहैंडेड ट्रिक्स से जूलियन को निकाल दिया। तुम्हारा कैरेक्टर फ्लॉड है। मैं सेरेना कोल्डवेल किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी जिसमें मॉरल कैरेक्टर ही नहीं है। उसने लुइस फैमिली की तरफ देखा, एक्सपेक्टिंग कि सब गिल्टी फील करेंगे, लेकिन उसे उल्टा एक्सप्रेशन मिला, जैसे सब सोच रहे हों, ये क्या बोल रही है? वो कुछ और बोलती। उससे पहले ही मैं आगे बढ़ा। जमीन पर पड़े जूलियन को एक किक मारकर साइड किया। सेरेना की ठोड़ी पकड़कर फोन उसके सामने कर दिया।
सिस्टम पैनिक में बोला, स्टॉप कॉजिंग ट्रबल। मैंने मन में रिप्लाई किया, ट्रबल कहाँ है? क्राइंग पैथेटिकली ही तो करना है, किससे करना है ये स्पेसिफाई नहीं था। और मैंने वीडियो प्ले कर दिया। सॉरी, मेरा कैरेक्टर फ्लॉड है, मैंने कैजुअली कहा। सिरीना डिसबिलीफ में वीडियो देखने लगी और जूलियन जमीन पर तड़प रहा था। मैंने उसकी ठोड़ी छोड़ दी और श्रग किया। लगता है तुम्हारे ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे शादी करने के लायक हो भी क्या? मैं पीछे हट गया और डिस्टेंस बनाते हुए बोला, जब हम दोनों को लगता है हम मैच नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स को बोल देना, एक टू फेस्ड वीजल और एक गिल्बल गूज को साथ रखो। तुम्हारी लव स्टोरी फॉरएवर चले। मुझे ग्रीन हैट पहनने का शौक नहीं है। मतलब साफ था, मुझे किसी के साथ चीट होते हुए जीना नहीं है। और वैसे भी मिशन पूरी तरह फुलफिल हो चुका था। एंगेजमेंट कैंसिल करना उसका डिसीजन था, तो कॉम्पेंसेशन लेना भी फेयर था। वीडियो खत्म होते ही सिरीना शॉक में थी। उसने जूलियन की तरफ देखा। ये सब तुमने फोन पर जो बताया उससे बिल्कुल अलग है। जूलियन ने रोना शुरू कर दिया। इस बार जेन्युइनली आंसू और नाक सब बह रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधे न्यूक्लियर मूव कर दूंगा। उसे लगा था टिपिकल आर्ग्यूमेंट होगा। सिरीना को उसकी हालत देखकर डिस्गस्ट आया और वो हल्का सा पीछे हट गई। लेकिन जूलियन के लिए वो हाफ स्टेप ही बहुत था। अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक होता तो सैड वायलिन बजता। उधर मैं मन ही मन सिस्टम से बोला, देखो कोई तो क्राइंग पैथेटिकली कर रहा है। जूलियन सिरीना को समझाने की कोशिश कर रहा था और मैं आराम से पॉकेट से सनफ्लावर सीड्स निकालकर सिस्टर्स के साथ बैठकर पूरा सीन एंजॉय कर रहा था। सिस्टम कंप्लेन कर रहा था, लेकिन टेक्निकली मिशन कंप्लीट था, इसलिए उसे रिवॉर्ड देना पड़ा। अचानक मेरे दिमाग में एक नेशनल लेवल शेफ की नॉलेज भर गई। सिस्टम ने रिवॉर्ड देकर तुरंत हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दी कि फेक यंग मास्टर पूरी तरह आउटप्ले हो रहा है। उधर हम 4 लोग, मैं क्लोई सा रहा और कब एवलिन भी आ गई, पता नहीं। सीड्स खाकर सीन देख रहे थे। मैंने कैजुअली बोला, मिसेस कोल्डवेल ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, अब आप जा सकती हैं। सीड शेल्स बैग में डाल देना। फिर ऐड किया, वैसे डिनर का टाइम है, कोल्डवेल फैमिली की हेरेस होकर क्या आप यहाँ रुककर खाना मांगेंगी? सिरीना ने मुझे घूरा, जूलियन को इग्नोर किया और गुस्से में निकल गई। उसकी काफी इंसल्ट हो चुकी थी और अब उसके मन में मेरे लिए 0 गुडविल था। सरेना मत जाओ। जूलियन की हालत और खराब हो गई। उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। उसे लगा था वो फ्यूचर सन इन लॉ बनकर टिक जाएगा, लेकिन अब सब खत्म था। एवलिन ने कोल्ड वॉइस में सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया, इसका रूम पैक करो, जो सामान नहीं आए उसे फेंक दो, इसे रेंटल अपार्टमेंट में भेज दो। पहले वो उसे डिसेंट अपार्टमेंट देने वाली थी, लेकिन अब सिर्फ रेप्यूटेशन बचाने के लिए मिनिमम दे रही थी। मॉम नहीं। जूलियन कुछ बोल ही रहा था कि सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। सबसे पहले उसे कार में डालो। एवलिन ने कैजुअली हाथ वेव किया और बोली, उसका सामान पैक होते ही उसे यहां से ले जाओ। हाँ मैडम। तभी जूलियन जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लिटरली घसीटते हुए ले जाया गया और ये सीन देखते हुए एवलिन ने अपने टेम्पल्स रब किए जैसे ऑलरेडी टायर्ड हो। कार्टर, टेंशन मत लो, कोल्डवेल फैमिली की मॉम एंगेजमेंट हैंडल कर लेंगी। और वैसे भी दोनों ग्रैंडफादर्स की सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, बल्कि सॉलिड बिजनेस टाइज भी थे। अगर सिरीना जिद पर अड़ी रहती तो एवलिन बैकअप प्लान रेडी कर लेती, बट उसने खुद ही बोल दिया, नो नीड, एवरीथिंग इज फाइन। अपनी मॉम को इतना डिसाइसिवली एक्ट करते देख मैं हल्का सा मुस्कुराया, शोल्डर श्रग किए और फिर सीरियस होकर बोला, मॉम क्या आपको डर है कि कोल्डवेल फैमिली हमारे बिजनेस पर असर डालेगी? क्योंकि वो लोग मेरी हेल्प कर रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा कॉम्पिटेंस दिखाना था। इंसान चाहे तो चिल कर सकता है, लेकिन पूरी तरह यूजलेस स्लैकर नहीं बन सकता। फीलिंग्स भी अजीब चीज होती है, कभी लाइफ टाइम टिकती है तो कभी 1 सेकंड में खत्म, स्पेशली ऐसी मेलोड्रामेटिक स्टोरी में तो और भी अनप्रेडिक्टेबल। मैं हर बात पर ब्लाइंडली यस नहीं बोल सकता था। अब जब जूलियन को बाहर निकाल दिया गया था तो मेरा अगला प्लान सिंपल था, स्टोरी के इवेंट्स के साथ पीसफुली फ्लो करना और एंड होते ही वापस अपनी चिल लाइफ में लौट जाना। आप समझ रहे हो ना ये सब? एवलिन पहले थोड़ा शॉक्ड हुई, फिर क्यूरियस होकर बोली, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं था, इसलिए वो जल्दी काम हो गई। मैंने सीधा कहा, इंस्टेड ऑफ कोल्डवेल फैमिली के पास जाकर बात करने के हम लोग इस सिचुएशन को यूज करके उनका एटीट्यूड टेस्ट क्यों ना करें? अगर हम खुद उनके पास जाते हैं तो हम वीक दिखेंगे और शायद प्राइस भी पे करना पड़े, बट अगर हम वेट करते हैं तो हम कुछ लूज नहीं करेंगे और उनका रियल इंटेंशन भी पता चल जाएगा। अगर उन्हें रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा तो वो खुद हमारे पास आएंगे, और अगर नहीं आए तो मतलब पहले से ही वो टाइज तोड़ने का सोच रहे थे। तब हम पहले से प्रिपेयर होकर नए पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर सिरीना ने अपने फैमिली को कुछ बताया ही नहीं तो ये सारी असम्पशंस बेकार हैं। पिछले लाइफ में मैंने एक मैसिव कॉर्पोरेशन हैंडल किया है, इसलिए इतना बिजनेस सेंस तो है ही। मुझे बस चिल करना है, क्लूलेस इडियट नहीं बनना। मेरी बात सुनकर एवलिन की आंखें लिटरली चमक उठीं। ब्रिलियंट, एग्जैक्टली यही करेंगे, क्योंकि वो पहले कोल्डवेल रिलेशनशिप को ही प्रायोरिटी दे रही थी। उसने सिचुएशन को बाहर से एनालाइज ही नहीं किया था, लेकिन अब उसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल गया और अपने लॉस्ट सन को भी नए नजरिए से देखने लगी। शायद मैं उतना सिंपल नहीं हूं जितना दिखता हूं। कार्टर,
ये सब तूने कैसे सोचा? क्लोए ने मुझे अजीब नजर से देखा और बोली, अब तो मुझे लग रहा है तेरे अंदर कोई मिस्टीरियस गोस्ट रहता है, तभी तुझे इतना सब पता है। थर्ड सिस्टर, तुम बहुत मूवीज देखती हो, मैंने आईज रोल करते हुए कहा। सारा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कार्टर नेचुरली बिजनेस में टैलेंटेड हो? सेकंड सिस्टर और थर्ड सिस्टर, इस बार तुम दोनों गलत गेस कर रही हो। मैं अंदर ही अंदर हंसते हुए काल्मली बोला, ये सब प्लैटिनम न्यूज पर आता है, तुम दोनों को टाइम मिले तो पढ़ लिया करो। क्लोई और सारा दोनों ने एक साथ सोचा, नेक्स्ट टाइम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अंदर से दोनों जानती थीं न्यूज पढ़ना उनके बस की बात नहीं है। इस लाइफ टाइम में हम तीनों को ऐसे हंसते हुए देखकर एवलिन वार्मली स्माइल करने लगी। उसे पहले डर था कि सिबलिंग्स आपस में बॉन्ड नहीं करेंगे, बट आखिर खून का रिश्ता स्ट्रांग होता है। मीनवाइल फिश स्टॉल पर ओल्ड आर्थर क्वाइटली अपनी बैंक कार्ड रखकर अपने फ्रिज को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो अब उसकी पॉकेट से भी ज्यादा खाली था। फिर अचानक उसका स्माइल गायब हो गया और उसने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। अपना 7 स्टार बेल्ट निकालकर बड़बड़ाया, लगता है इलेक्ट्रिक 5 व्हिप स्ट्राइक की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो अगली बार वो लड़का आया तो संभाल नहीं पाऊंगा। अगले दिन जब हम प्राइवेट कंट्री क्लब जा रहे थे तो एवलिन ने मुझे प्रॉपर शार्प ड्रेस पहनाया। मैं ओबीडियंट बनकर पीछे बैठा आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम को गालियां दे रहा था, क्योंकि मेरे फोन से लेकर लुइस फैमिली के हार्ड ड्राइव्स तक से जूलियन के सेल्फ स्लैप वाले सारे वीडियोस गायब हो चुके थे और ये काम सिर्फ सिस्टम ही कर सकता था। सिस्टम में हेडफोन्स लगाए बैठा हूं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इडियट मुझे हिट कर इसी बीच कार क्लब के अंदर एंटर हो गई। ग्रैंड वेलकम सेरेमनी जो मेरे ग्रैंडफादर ने प्लान की थी वो 1 महीने बाद होने वाली थी, लेकिन आज एवलिन मुझे हाई सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराने लाई थी, सारा और क्लोई को। मीनवाइल मेरा स्कूल ट्रांसफर करने का काम मिला था। सेकंड हाई स्कूल से एलीट फर्स्ट हाई स्कूल में एलिवेटर से रूफटॉप स्काई गार्डन पहुंचते ही कुछ रिच लेडीज हमारे पास आईं और मुझे एवलिन के साथ देखकर एक ब्लॉन्ड लेडी ने पूछा, एवलिन ये कौन है? यूजुअली तो तुम जूलियन को लाती थी, आज नया फेस देखकर क्यूरियोसिटी होना ऑब्वियस था। एवलिन ने स्माइल करते हुए मुझे आगे खींचा और बोली, ये कार्टर है, मेरा दूसरा बेटा, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये बाहर रह रहा था, अब वापस आया है। असली बर्थ स्वैप वाली कहानी रिवील करने से फैमिली रेपुटेशन खराब हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे हाइड ही रखा और बस इतना बताया कि फैमिली में 2 बेटे हैं। हेलो आंट्स, मैंने पॉलिटली स्माइल करते हुए कहा तो सबने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। कितना अच्छा लड़का है एवलिन, बिल्कुल तुम्हारी यंग एज जैसा दिखता है। और कोई बोली नहीं। ये तो रिचर्ड पर गया है, खासकर उसकी आईज। थोड़ी कैजुअल बातें करने के बाद एवलिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्पा सेशन एंजॉय करने चली गई। मैंने कैजुअली बहाना बनाया कि मुझे नीचे जाकर रेस्ट करना है। सिंपल सी बात थी, एक तो मेरी एज में स्किन केयर की जरूरत नहीं थी और दूसरा उनका ओवर एंथुसियाज्म लिटरली सफोकेट कर रहा था। नीचे आते ही मैंने सोचा थोड़ा खाना ढूंढता हूं और चिल मोड में जाता हूं। तभी सिस्टम ने डिंग करके इंटरप्ट किया। फीमेल लीड नियर बाय डिटेक्ट हुई, मिशन ट्रिगर हुआ, फेक यंग मास्टर से मिलवाओ और रिवॉर्ड में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मास्टरी मिलेगी। ऑनेस्टली ये सिस्टम का फाइनल टेस्ट लग रहा था। अगर इसका फिजिकल बॉडी होता तो अभी कॉलर पकड़कर चिल्ला रहा होता, प्लीज मिशन ठीक से कर ले। और ड्रामा बंद कर प्रॉम्प्ट पढ़ते ही मैं रुक गया और उसी डायरेक्शन में चल पड़ा जो सिस्टम ने बताया था। फ्री था तो सोचा थोड़ा फन भी कर लेते हैं, और वैसे भी यहां मेरे पास काफी फ्रीडम थी। प्रॉब्लम बस ये थी कि सिस्टम प्लॉट रिवील नहीं करता था, तो मुझे फीमेल लीड के बारे में 0 आइडिया था। अगर वो जूलियन जैसी ग्रीन टी निकली तो मैं दोनों को लाइफ टाइम के लिए लॉक कर देता। थोड़ी दूर जाते ही मुझे वो लेजेंडरी फीमेल लीड दिख गई, और ऑनेस्टली नॉवल की फीमेल लीड्स का स्टैंडर्ड हमेशा टॉप टियर होता है। वो लिटरली एनिमे कैरेक्टर जैसी लग रही थी। सॉफ्ट फीचर्स, चीक्स पर हल्का बेबी फैट, लॉन्ग ब्लैक हेयर और उसकी क्लियर डार्क आईज उसे इनोसेंट व्हाइट रैबिट जैसा वाइब दे रही थी, जिससे इंस्टेंटली प्रोटेक्टिव फील आता है। लेकिन सिचुएशन उसकी खराब थी। उसे कुछ फ्लैशी लड़कियों ने घेर रखा था और उनमें से जो सबसे प्रिटी थी वो सिगरेट लेकर उसे जबरदस्ती उसके माउथ में डालने की कोशिश कर रही थी। बाकी सब सर्कल बनाकर खड़ी थीं, रेडी उसे लेसन सिखाने के लिए। मैंने बिना सोचे बोला, उसे जाने दो, और डायरेक्टली आगे बढ़कर आउटर सर्कल पुश किया, उस स्मोकिंग गर्ल की रिस्ट पकड़ी और फीमेल लीड को अपने पीछे खींच लिया। क्या कर रहे हो तुम? वो लड़की गुस्से में चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाकर ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसे छूकर इंसल्ट कर दिया हूं। मैंने मन ही मन सोचा, ये लेस्बियन है क्या? फिर फोन निकालकर स्माइल करते हुए बोला, बुलिंग गलत है, अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो अभी निकल जाओ। मैंने ऑलरेडी कॉप्स को कॉल कर दिया है, ऐसे लोगों से लॉजिक काम नहीं करता। कॉप्स का नाम लो, 99% केसेस में खुद भाग जाते हैं। यही मैंने फिश मार्केट में सर्वाइव करते हुए सीखा है। कॉप्स का नाम सुनते ही उनकी लीडर ने गुस्से में कुछ बड़बड़ाया और बोली, लकी हो, आज के लिए बच गए। फिर सब जल्दी से निकल गईं। मैं हल्का सा स्मर्क करके पीछे मुड़ा और लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी सिली लेकिन क्यूट थी। मैंने सोचा ये नाइव स्वीट गर्ल नहीं है,
प्योर व्हाइट लोटस टाइप है, लेकिन उसकी फ्रैजाइल हालत देखकर फिर भी कंसर्न आया। मैंने पूछा, फैमिली को कॉल करूं क्या? तो उसने सॉफ्टली बोला, फैमिली यहाँ नहीं है, लेकिन थैंक यू। उसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी कि लिटरली दिल में फील हुआ। मैंने कहा, थैंक यू की जरूरत नहीं, बस अगली बार फाइट बैक करना, वरना लोग और पुश करेंगे। बुलिंग किसी भी एज में गलत है। उसने सीरियसली सिर हिलाकर कहा, याद रखूंगी। मैंने स्माइल किया और बोला, चलो मिल्क टी पिलाता हूँ, फेट से मिले हैं। 30 मिनट्स बाद मैं आराम से मिल्क टी सिप करता हुआ क्लब में वापस जा रहा था। तभी सिस्टम लिटरली ब्रेकडाउन मोड में चला गया और मैं कैजुअली बोला, बस ये बता मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं? सिस्टम अगर सामने होता तो मुझे अभी मार ही देता, क्योंकि मैंने फीमेल लीड को जूलियन की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाकर इंट्रोड्यूस किया था, जैसे वो मर चुका हो। सिस्टम गुस्से में भी हेल्पलेस था। टेक्निकली मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया था। फिर मैं मजाक में सिस्टम से पूछने लगा, तुम्हारा जेंडर क्या है? किड्स होते हैं क्या, उनको भी काम पर लगाते हो? ये चाइल्ड लेबर नहीं है क्या? मेरी बकवास सुनकर सिस्टम ने गिव अप कर दिया। उसके लिए मुझसे आर्ग्यू करना किसी मंक से डिबेट करने से भी मुश्किल था। दूसरी तरफ एली के पास बारबेक्यू स्टॉल पर वही लड़की हैप्पीली स्क्यूअर खाती हुई फोन पर बात कर रही थी और बोल रही थी, कुछ दिनों में स्कूल ट्रांसफर अरेंज करो। कुछ दिन बाद फर्स्ट हाई स्कूल के क्लास 12 फैकल्टी ऑफिस में सारा मुझे बाय बोल रही थी, पीएस साइन और स्माइल के साथ, और कह रही थी कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, फैमिली तुरंत हेल्प करेगी। मैंने हेल्पलेस होकर कहा, पता है सेकंड सिस्टर, तुम जाओ अपना काम करो, क्योंकि पहले मैंने स्टडीज पर ध्यान नहीं दिया था। मैं एवरेज सेकंड हाई स्कूल में था, लेकिन एवलिन ने अपने कनेक्शंस यूज करके मुझे एलीट फर्स्ट हाई स्कूल में ट्रांसफर करा दिया, ये बोलकर कि यहाँ के टीचर्स बेटर हैं। ऑनेस्टली ये मदरली लव थोड़ा हैवी था, क्योंकि मेमोरी अवेकन होने से पहले मेरी फाउंडेशन इतनी वीक थी कि मैं बेयरली पास हो पाता था। अवेकनिंग के बाद ऑनेस्टली मेरा पढ़ाई में जीरो इंटरेस्ट था। अगर ओल्ड आर्थर का 7 स्टार बेल्ट ना होता तो मेरे मार्क्स कब के क्रैश हो चुके होते। और अब फर्स्ट हाई में आकर तो सिचुएशन और भी डेंजरस लग रही थी, क्योंकि यहाँ का लेवल ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल था और मेरे ग्रेड्स का नोज डाइव होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड था। लेकिन मेन रीजन मैं यहाँ आया था वो सिस्टम था। जैसे लुइस फैमिली का घर एक मेजर इवेंट लोकेशन था, वैसे ही ये स्कूल भी स्टोरी का हॉटस्पॉट था। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द ड्रॉप होगा, और अगर तुम लोग चाहते हो कि अगला पार्ट और भी जल्दी आए तो वीडियो को फुल सपोर्ट दो, लाइक शेयर कमेंट करके हाइप बनाओ। और जो लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्यूआर भी दिया है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन उससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और मैं और जल्दी नेक्स्ट एपिसोड्स ला पाता हूं, तो प्रेशर मत लो, बस जितना फील हो उतना सपोर्ट करो और जुड़े रहो, क्योंकि आगे स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है।